हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4। प्रैक्टिस सेट 3 हम कर चुके हैं अभी तक, और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम टोटल जो होंगे आपके जो रीजनिंग यानी जो मैथ्स रीजनिंग का सेक्शन जो आएगा उसके जो टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, वो 25 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपने जैसे अभी तक सॉल्व किया होगा वैसे ही करना है। पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने एंड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो आपने सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है जैसे मैं पहले ही बताता हूँ, सारे क्वेश्चन सबने नहीं करने हैं। कुछ मैथ्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े टफर साइड पर क्वेश्चन होते हैं, मतलब टफर साइड पर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक मैथ्स वगैरह नहीं किया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं किया है या मतलब किया भी नहीं है, तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है उन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। वो क्वेश्चन मैं बताता चलूँगा, आपने उनको अटैम्प्ट यहाँ पर नहीं करना है, मतलब उनको आपने सीखने की कोशिश भी नहीं करनी है क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, और सीखने में भी वो अभी आप नहीं सीख सकते इतनी जल्दी। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट अगर आपको रहना है। हाँ, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन करने हैं वो मैं बताता चलूँगा कि इन क्वेश्चन को सभी ने करना है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। बढ़ते हैं हमारे इस रीजनिंग सेट नंबर 4 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन दे रखा है सिंपल एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं सभी लोग कर सकते हैं। जो नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड से जो भी लोग आ रहे हैं वो भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे उनको थोड़ा सा और यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे क्या करना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 लड़कियाँ तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। ठीक है, टोटल जो 50 गर्ल्स हैं और 70 बॉयज़ हैं। लड़कियों का केवल 40% वहाँ गए हैं और लड़कों का 50% गए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आप पहले हमें निकालते हैं कि कितने लोग टोटल हो गए। देखो, 50 लड़कियाँ हैं और 70 लड़के हैं, तो टोटल तो ये निकल के आता है 120 जो है मिला करके हो जाते हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों। ठीक है, फिर है हमारा कि लड़कियों का कितना गया, 40% गया। तो लड़कियां हैं 50 और 50 का 40%। ठीक है, ये गया है, तो 50 का 40% निकालेंगे। तो देखिए निकालना भी आसान है, तो परसेंटेज को हटा देंगे और यहाँ पर नीचे लगा देंगे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 4 जा 20 यानी 20 तो लड़कियाँ गई हैं। ठीक है, और लड़के गए हैं 50%। 70 लड़के हैं, तो सिंपल सी बात है, 70 का 50% का मतलब होता है 70 का हाफ करना। हाफ मतलब ठीक है, इसका आधा, आधा कितना होगा 70 का, ये होगा 35, यानी कि 35 लड़के चले गए हैं। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के कितने चले गए, 35 और 20 हो गया हमारा 55। तो 55 लोग गए हैं पिकनिक पर। ठीक है, तो लगभग कितने प्रतिशत, ठीक है यहाँ पे लगभग बोला है तो हमने एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना पहली बात। तो कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए हैं, तो 120, देखो 55 लोग गए हैं कितने में से, 120 में से। तो परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। 0 से 0 काटते हैं, 4 से देखिए अगर आप चाहें तो उसको 2 से काटा, 2 से काटा 5 बार, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 25 और 2 27 अपॉन में 6। तो यह आएगा देखिए आपका 6 से जब डिवाइड देंगे, 6 चौको 24। ठीक है, 3 बचेगा 35, और फिर 6 पंजे 30, 6 36, 6 पंजे 30। ठीक है, पॉइंट के आगे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, यानी कि 45 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो लगभग बोल लेते हैं, तो 45 पॉइंट समथिंग को हम लगभग में मान लेंगे 46। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, होप आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो सभी लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं चाहे नहीं भी हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया है कि ए और सी की पूंजियों में इतने का अनुपात है। ठीक है, देखिए एक ए है और सी है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है हमें 2:1 इनका अनुपात दे रखा है। ठीक है, जबकि ए और बी की पूंजी, यानी कि जो ए और बी की जो पूंजी का अनुपात है वो दे रखा गया है हमें 3:2 दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, यदि उनको हमने इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है, कुल मिला के इतने का लाभ प्राप्त हुआ। देखिए जिस अनुपात में हम पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में हमें लाभ भी प्राप्त होता है। टोटल लाभ निकल गया इतना, तो बताना कि बी को कितना लाभ हुआ है। अब आपने देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो दो रेशियो आपको दे रखे हैं, इन रेशियो में कॉमन कौन सा टर्म है। तो कॉमन ए यहाँ है, ए भी यहाँ है, तो आपने ए वाले टर्म को जो कॉमन है उसको सेम बना लेना है। देखिए ए यहाँ पर 2 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 3 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 3 और 2 का कोई कॉमन मल्टीपल, या फिर हम 3 और 2 को मल्टीपल में कोई सेम नंबर बना सकते हैं। जी हाँ, 6 हम दोनों को बना सकते हैं, मतलब कि इस वाले की हमें मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, इस वाले रेशियो की मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। देखिए तो ये आएगा 6 रेशियो 1, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए ए आ गया 6, ए आ गया यहाँ पे भी 6। तो देखिए ए बी सी तीनों का जो कंबाइंड रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी बना यहाँ पे 6 रेशियो 3 रेशियो 4। ठीक है, 6 तो जो है ए के लिए है, 3 सी के लिए है, सॉरी एक मिनट, सी के लिए 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, तो ये आया 6 4 3 का रेशियो। अब इसे देखिए अगर हम आगे सॉल्व करें तो 6/4/3 अगले पेज में कर लेते हैं। देखिए ये है 6/4/3। ठीक है, मतलब ये इनका प्रॉफिट भी इसी अनुपात में आएगा जिस अनुपात में इनकी पूंजी आई है। अब टोटल प्रॉफिट आया है 1,57,320, तो ये आया है 1,57,300, ये आया टोटल प्रॉफिट। एक बार देखिए टोटल प्रॉफिट यहाँ से काउंट करते हैं तो ये कितना आएगा, 6 4 10 और 3 13। अब इस 13 की वैल्यू आई है 1,57,300, तो अब यहाँ से निकालते हैं एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो डिवाइड देंगे 13 से। फिर हमें निकालनी है वैल्यू बी को कितना लाभ होगा, तो बी को लाभ होगा ये 4, तो हमें वैल्यू निकालनी है फिर 4 की, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 13 का भाग इसमें देते, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 कम 13 0 0, तो ये आएगा 0 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 8 4 0 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, 4 8 4 0 0। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के पास, तो देखिए ये जो प्रश्न है ये सब लोगों ने नहीं करना है, इससे वही लोग करेंगे जो थोड़े बहुत मैथ्स में ठीक हैं, जिन्होंने पहले ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो ये सब के लिए नहीं है, इसे हम बाद में करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करना है इसे। ठीक है, आगे देखिए इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न दिया है कि दिया गया आरेख, देखिए इसमें दिया है कि अंग्रेजी, हिंदी और गणित के प्रभावी प्रश्न पत्रों वाली परीक्षा में असफल छात्रों की संख्या दर्शाता है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या है 500। तो 500 जो है ऐसे बच्चे जो टोटल जो है ऐसे बच्चे जो परीक्षा में भाग लेते हैं, जिसमें से जो असफल छात्र हैं वही दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि हिंदी में कितने हुए हैं, गणित में कितने बच्चे फेल हुए, अंग्रेजी में कितने हुए। ठीक है, अब देखिए ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये वो पार्ट है जो दिखाता है कि जो बच्चे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, ऐसे ये पार्ट दिखाता है उन बच्चों को जो बच्चे अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हुए हैं। इसी प्रकार से ये पार्ट दिखा रहा है हिंदी और गणित में, और ये जो पार्ट है देखिए यहाँ पे तीनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये पार्ट किसके लिए है, ये है जहाँ पर अंग्रेजी हिंदी गणित तीनों में जो बच्चे फेल हो रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो हमें बताना है ये कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखिए टोटल तो 500 बच्चे हैं, इनमें से कम 2 में अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो कम से कम 2 में अनुत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तीनों 3 में भी अनुत्तीर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कम से कम 2 में तो अनुत्तीर्ण हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 में भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 में देखो क्या है, एक देखो ये 10 जो है ये भी दोनों में हो रहा है, 12 भी, ये 12 भी दोनों में फेल हो रहे हैं, ये 5, ठीक है, ये तीनों में फेल हो रहा है। तो हमने लिखा कि टोटल कितने हो गए, देखिए 10 + 12 + 12 + 5। ठीक है, ये ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम 2 सब्जेक्ट में तो फेल हो ही रहे हैं। तो इनको ऐड करते हैं, ऐड होने के बाद देखिए हमारे पास नंबर बचेगा 12 12 24 5 29 और 10 39। तो प्रतिशत निकालना है, तो 500 में से 39 बच्चे फेल हुए। ठीक है, इस प्रकार, और प्रतिशत के लिए 100 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ये कटेगा 0 से 0 कट गया यहाँ से, 5 का डिवाइड इसमें दिया तो 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, तो 7.8 इसका हो जाएगा सही जवाब, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता ये। देखिए करना क्या है कि 29% जो है हानि पर बेची जाती है कोई चीज़, यानी कि कोई चीज़ मान लेते हैं अगर 100 रुपये की है, 29% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब कि उसे 29 रुपये कम पर बेच रहे हैं। 100 से 29% की हानि का मतलब होता है 29 रुपया कम, मतलब कि उसे बेच दिया हमने कितने पर, 29 और 31 और 70, यानी कि 71 रुपये बेचा, 71 रुपीज़ पर हमने उसको बेच दिया। ठीक है, अब यदि उसको हम 84 रुपये अधिक पर बेचते, अगर हम 84 रुपये और पर बेचते जितने पर भी बेचा होगा हमने उसमें, तो 11% का लाभ होता है, यानी कि 100 की चीज़ पे 11 का लाभ, 11% का लाभ का मतलब है 111 में बेचने पर होगा।
ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि 84 रुपये अधिक पर बेचते हैं, यानी कि जितने भी पहले पे बेची थी हमने उससे ये 84 रुपये ज़्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, अब इनमें अंतर निकाल लो। देखिए इन दोनों में जो अंतर है कितने का है, वो अंतर है एक में से 1 गया 0, 11 में से 7 गया 4, 40 का अंतर है। और एक्चुअल में 40 का अंतर नहीं है, ये अंतर तो कितने का है, 84 रुपये का अंतर है। तो जो 40 की वैल्यू है वो है 84, 84। तो हमें निकालनी है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हमें निकालनी है इस 100 की वैल्यू। 40 की वैल्यू 84 है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू आई 84/40। अब 100 की वैल्यू क्या होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड दिया इसे, 4 2 जा 4 1 जा, तो ये 21 से 10 की मल्टीप्लाई 210। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो अगला क्वेश्चन देखिए ये भी सब लोगों ने नहीं करना है, ये सब के लिए नहीं है, बस वही करेंगे जो ऐसे क्वेश्चन पहले से करते हुए आए हैं। प्रतिशत वगैरह का जो है थोड़ा बहुत ध्यान इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए सब लोग नहीं करना है इसको। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और उसमें से ये थोड़ा और ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस इसके देखिए ऑप्शन देख के थोड़ा लग रहा होगा कि मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आप वास्तविक रूप से करेंगे तो ज़्यादा आसान क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, जो इसके क्वेश्चन कंपेरेटिवली जो क्वेश्चन आते हैं इस जो वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ABC 3 दे रखे हैं, तो A B एंड C तीनों काम एक 24 में करता है, 6 दिन में करता है, और तीसरा 12 दिन में करता है। तो इसने करा काम 24 दिन में, इसने करा 6 दिन में, इसने काम किया 12 दिन में। ठीक है, फिर आपने करना है इन तीनों को लिखना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो इन तीनों को एलसीएम 24 ही आएगा। ठीक है, अब 24 का भाग 24 में जाएगा, आंसर आएगा 1। 6 का भाग 24 में आंसर आया 4, और 12 का भाग 24 में आंसर आया कितना, 2। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, अब अगर इन तीनों से हमने एक दिन काम करवाया है, तो 4 2 6 और 1 7 टोटल काम कर देंगे 7 ही एक दिन में। तो हमें बताना है कि वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 7 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो हमें निकालना है कि कितना काम, तो हमारे पास काम था पूरा 24 काम था, तो इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 24 काम करना है एक दिन में करते हैं 7, डिवाइड दिया हमने 7 से। ठीक है, यानी कि 24/7 दिनों में काम पूरा करेंगे। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, दूसरा आ रहा है 7/24, जबकि हमारा आंसर है 24/7, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है 3 सही 3/7, यानी कि देखो 7 21, 21 और 3 24, 24/7, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का मौसौ 36 है, यानी कि HCF 36 है, तो उन संख्याओं के बीच इतने का अनुपात दे रखा है। देखिए अनुपात दे रखा है 29 अनुपात 39 अनुपात 49। ठीक है, और इसका HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 36। अच्छा HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब वही होता है कि अगर ये तीनों संख्याओं का अनुपात है, मतलब इन तीनों संख्याओं में एक 36 भी होगा इसके फैक्टर के रूप में। ठीक है, मतलब कि क्या है, इन तीनों संख्याओं में अगर भागा दें 36 का भागा चला जाएगा, मतलब इन तीनों संख्याओं में 36 कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, इनका मल्टीपल के रूप में भी होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए हमें तीनों संख्याएं पता लगानी है, तो आपने कुछ नहीं करना है, बस ऐसे क्वेश्चन में जो भी नंबर है उनकी मल्टीप्लाई जो भी HCF है उससे कर देनी है। तो यह आया 29 मल्टीप्लाई 36, 39 मल्टीप्लाई 36, यह आया 49 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे और आपको तीनों संख्याएं मिल जाएंगी, कौन कौन सी आएंगी। देखिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत आराम से बिना मल्टीप्लाई किए भी कर सकते हैं आपको। आपने देखा 9 छक्का 54, यानी कि जो पहले संख्या आएगी उसके लास्ट में 4 आएगा, उसके लास्ट में 4 आएगा। अब देखिए 4 किसके लास्ट में आ रहा है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं, देखिए यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है पहले संख्या में, तो यही संख्या इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या होगी 1044, दूसरी होगी 1404, तीसरी होगी 1764। देखिए यहाँ पे 9 छक्का 54 4 आ रहा है लास्ट में, यहाँ भी 9 छक्का 54 4 आ रहा है लास्ट में, तो देखिए सब में 4 4 लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक दीवार घड़ी के डायल में, डायल का मतलब जो उसके नंबर्स होते हैं, वहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वामावर्त दिशा के अनुदिश वामावर्त लगाया गया है। इस प्रकार सजाया जाता है कि 12 के स्थान पर ए आएगा। ठीक है, और वामावर्त में उसी क्रम में आगे ABCD आते रहेंगे। ठीक है, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। तो जब 3:30 3:30 इसका मतलब है 3:30, यानी कि 3:30 जब होगा, तो घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी, यानी कि किस किस लेटर के बीच में होगी। देखिए ये बोल रहा है कि जैसे घड़ी है, आपको पता है यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 3, और यहाँ क्या होगा हमारा
9, ठीक है। 12 के बाद यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। 4 और 5, यहाँ आएगा 7 और 8, यहाँ 10, 11, ठीक है, ये होगा। अब वो क्या है, उसने कहा है कि भाई यहाँ तो ए रहेगा और इसको दिखाना मैं वामावर्त, वामावर्त का मतलब इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, यहाँ एल आएगा, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, फिर वो आगे बोला है कि 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। 3:30 का मतलब क्या हुआ, जो घंटे की सुई होगी वो 3 से थोड़ा आगे, मतलब 3 और इसके बीच में यहाँ पे होगी, और मिनट की सुई यहाँ पे होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा है जो घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी। जो घंटे की सुई ये है ना, कहाँ पर है, जे और आई के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे आई और जे के बीच में है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आई और जे के बीच में होगी यहाँ पर सुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक हमें प्रश्न आकृति दी है और कुछ एक देखिए इसका इसके साथ एक संबंध है, उसी प्रकार का इस आकृति का संबंध कौन सी आकृति से होगा, हमें ये बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई, तो जो ये वाला है इसे हमने ऐसे पलटा रखा है, ठीक है, मतलब ऐसे पलटा रखा है, और ठीक है, जो बीच वाला है उसको हमने रिवर्स कर दिया उल्टा से, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी इसको हम ऐसे, इसको भी हम पलटाएंगे, ठीक है, इस तरीके से पलटाएंगे। मतलब देखिए ये इस डायरेक्शन में था, हमने इसको इस डायरेक्शन में लेके आए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा ऊपर को ऐसे, इस तरीके से, और ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा तो देखिए जी का आप ध्यान से आएगा तो इसका जो ऑप्शन हमें सही लगेगा वो होगा हमारे लिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई कागज़ पेंसिल नहीं है, ठीक है। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ये भी सभी लोग आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, इजीली कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो पहले बोला देखिए कोई कागज़ पेंसिल नहीं है, एक मिनट कोई कागज़ पेंसिल नहीं है, तो मतलब हमने पहले बनाया एक, ठीक है, ये कागज़ के लिए बना दिया हमने, ठीक है। ये कागज़ है, ये हमारा कागज़ है, तो कागज़ को के से दिखा देते हैं, के जी। कोई कागज़ है, अभी पेंसिल नहीं है, ठीक है। यानी कि एक सर्कल जो ऐसा है ये पेंसिल का है, ये है हमारा पेंसिल। तो ये कागज़ और पेंसिल के इसमें कोई रिलेशन नहीं है। फिर बोल रहा है कि कुछ कागज़ क्लिप हैं, कुछ कागज़ ऐसे हैं जो क्लिप हैं, ठीक। तो कुछ कागज़ ऐसे हैं, ये वाले एक क्लिप हैं, ठीक है। ये है हमारे क्लिप, तो ये क्लिप है, और ये देखिए ये पार्ट जो ऐसा है कागज़ का जो क्लिप में भी आ रहा है, यानी कि कुछ कागज़ क्लिप है, ठीक हो गया। अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष से पहला, कुछ क्लिप पेंसिल नहीं है, तो कुछ क्लिप ऐसी हैं जो पेंसिल नहीं है, ठीक है। देखिए अब जो ये वाला पार्ट क्लिप का कागज़ के पास से ले गया है, तो ये कागज़ तो कोई भी नहीं जाएगा पेन के पास, तो कुछ क्लिप ऐसी हैं जो पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो ये पहला वाला तो जो है निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ पेंसिल कागज़ हैं, तो कुछ पेंसिल ऐसी हैं जो कागज़ हैं, तो कागज़ और पेंसिल तो आपस में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। दूसरा वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 ठीक होगा, निष्कर्ष 1 ठीक होगा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ दे रखा कि देखिए जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, उसी प्रकार फल का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार यहाँ पे दे रखा है फूल का संबंध कली से है, उसी प्रकार फल का संबंध किससे है। तो देखिए जैसे जो फूल है, तो फूल जो है पहले कली होता है, तो कली से क्या बनता है, फूल बनता है। उसी प्रकार जो फल है वो किससे बनता है, वो बनता है फूल से। तो फूल से क्या बनता है, फल बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला, इनमें हमें बताना है जो भिन्न है, यानी कि जो 4 में से 3 शब्द जो हैं वो एक जैसे होंगे, जो एक अलग शब्द है उसको हमें बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुतिया दे रखा है पहला, दूसरा है कछुआ, तीसरा बछड़ा, और चौथा है मेमना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो जो इसमें बाकी जो सारे हैं जैसे कि सॉरी, जो कुतिया है,
बछड़ा और मेमना है। ये तीनों यहाँ पर क्या है, स्तनधारी जीव हैं। कौन से जीव हैं ये हैं तीनों स्तनधारी जीव। सिर्फ कछुआ स्तनधारी जीव नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लुप्त पद को याद करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इस जगह पर क्या आएगा आंसर, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए 1 मिनट। ठीक है, इनके बीच में कोशिश कीजिए कुछ रिलेशन बन जाए कि देखो 4 और 2 से हम किसी ना किसी तरीके से 20 पे पहुंच जाए, 5 और 2 से हम 29 पर पहुँचे, और 6 और 3 से 45 पे पहुँचे। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर एक नंबर आएगा, उस तरीके से हम यहाँ पे 65 के पास पहुँच जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर मैं 4 और 2 को जोड़ता हूँ तो 6 आता है, और 6 के साथ 20 पे पहुँचना थोड़ा, ठीक है, एक अटपटा सा काम हो जाता है। ऐसे 5 और 2 को जोड़ के 7 होंगे, 7 से 29 पे भी नहीं पहुँच सकते। मल्टीप्लाई वगैरह में देखना चाहिए हमें, अगर हम देखें तो। ठीक है, लेकिन अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कर दूँ कितना होता है 4, इनको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पे 20 लिखा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आएगा, 25 और 4 कितना होता है 29 लिखा हुआ है। 6 का स्क्वायर करते हैं, अच्छा आपने क्या करना है, अब देखिए 2 में बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पे चले जाना सीधे, क्या पता ये तीसरे पे फॉलो ना आ रहा हो। ठीक है, तो एक बार हमें तीनों को सेटिस्फाइड करके देख लेना है। अगर ये ट्रिक, सॉरी ये मतलब ये वाला जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा होगा, तो ही हम क्वेश्चन पे जाएंगे सीधे अपने। ठीक है, तो देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 36 और 9 हो जाता है 45, यहाँ लिखा है। अब हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं कि ये जो पैटर्न है काम कर रहा है, तीनों पर लगा है, तो चौथे पर भी ये लगेगा। देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में क्या जोड़ें कि ऐसा 65 आ जाए, तो देखिए जोड़ना पड़ेगा 16, वो किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो कितना होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है एक, परसों किरण का जन्मदिन है। ठीक है, तो मान लेते हैं परसों किरण का जन्मदिन है, ये आज का दिन है। ठीक है, ये है आज का दिन। अब ये बताने कि आज क्या है। ठीक है, अब परसों का मतलब एक दिन और होगा, फिर यहाँ पर, तो ये है किरण का जन्मदिन वाला दिन। ठीक है, ये किरण का जन्मदिन होगा। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। ठीक है, अगले सप्ताह क्या है, उसी दिन शिवरात्रि है। अगले सप्ताह उसी दिन क्या है यहाँ पर शिवरात्रि है। आज सोमवार है। अब आज क्या है यहाँ पे, ये क्या है सोमवार है। ठीक है, और ये होगा मंगल और ये होगा बुध। ठीक है, तो अगले सप्ताह उसी दिन क्या है शिवरात्रि है, यानी कि अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि, मतलब यहाँ पर बुध को ही क्या होगी शिवरात्रि होगी। ठीक है, पूछा क्या, देखिए पूछा ये है कि बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो बुध के बाद अगला दिन क्या आएगा, अगले दिन आएगा बृहस्पति। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बृहस्पतिवार यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल, देखिए यहाँ पे कथन और तर्क दे रखे हैं, तो हमें बताना होता है कि कौन सा तर्क जो है ज़्यादा मजबूत है, क्या दोनों ही हैं, क्या सिर्फ दोनों में से कोई एक है। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों पर सख्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तो कथन बोला है कि जो जो लोग मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं ड्राइविंग करते समय, उन पर सख्त जुर्माना लगाना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे जो तर्क दे रखा है, पहला वो है कि हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जाए। ठीक है, तो तर्क 1 तो बिल्कुल सही है कि भाई अगर हम मोबाइल फ़ोन पर जो बात करते हैं लोग, जो ड्राइविंग के समय अगर उनको हम जुर्माना लगाएंगे, तो भाई जुर्माने के डर से लोग उस समय बात नहीं करेंगे, और जो इस प्रकार होने वाली दुर्घटनाएं हैं उसको हम एक हद तक टाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला तर्क तो बिल्कुल ठीक है। दूसरे तर्क पे आते हैं। दूसरे तर्क बोल रहा है नहीं, इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फ़ोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी है। तो दूसरा जो तर्क है वो ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है कि भाई लोगों को तो कैसी भी आदत लग सकती है, लेकिन पहला जो तर्क है वो बिल्कुल सही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो केवल तर्क एक मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आ गया हमारे पास रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। एक महिला ने अपने साथ आ रही लड़की का परिचय इस प्रकार दिया। ठीक है, एक महिला के साथ एक लड़की आ रही थी, उसने उसका परिचय बताया कि वह जो है मेरे पति के पुत्र की माँ की पुत्री है, यानी कि जो महिला है, पहले हम महिला को ले लेते हैं। तो उसने बोला कि जो लड़की है भाई, महिला के मेरे पति यानी कि महिला के पति, ठीक है, के पुत्र, पति के पुत्र, ठीक है, तो पुत्र को नीचे बना लेंगे, पुत्र की माँ, पुत्र की माँ यानी कि खुद महिला की पुत्री
की पुत्री यानी कि इस महिला की एक बेटी यानी कि यहाँ पर इसकी बहन, ठीक है। तो एक महिला का जो लड़की का परिचय दिया कि जो है कि बेटी, महिला की बेटी है, पुत्री है, यानी कि जो ये लड़की है अब कौन है, इस महिला की कौन लगी, इस महिला की लगी कौन, पुत्री, बेटी लगी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ठीक है। अगर आपने अभी तक, आपको अभी भी रक्त संबंध वगैरह या जो डायरेक्शन वगैरह वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रही है, रीजनिंग की जो छोटे छोटे या जो टॉपिक है इनमें, तो एक बार आप इस मेरे चैनल पर जाइएगा। मैंने अलग अलग से जो डीएलएड के शायद उसमें तैयारी हो रही थी तब मैंने करवाए थे, तो वो बिल्कुल रिलेवेंट है इसके लिए भी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर आप उसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको आराम से बना लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सोनिया अपने घर से, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, तो इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए कैसे करना है। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, ठीक है। अब आपको पता ही होगा भाई, डायरेक्शन कुछ ऐसी होती हैं, ये होती है हमारी कौन सी, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। यानी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, ठीक है। और आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद को एज्यूम करना है कि आप उस जगह पर हो, ठीक है। तो सोनिया अपने घर से चली, ये मान लेते हैं सोनिया का घर है, घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तो यहाँ से चली घर से पूर्व की ओर गई, यानी कि पूर्व इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में गई, तो मतलब फेसिंग अभी इसकी किस तरफ है, इस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रही है। और गई कितना है, 4 गई है यहाँ से, ठीक है, 4 गई है, ठीक है। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। बाएं का मतलब होता है लेफ़्ट साइड घूमी और 6 किलोमीटर, मतलब ये राइट है और ये लेफ़्ट है, तो गई है लेफ़्ट किस तरफ, ऐसे, तो इस तरफ फेस करेगी है, और चली है कितना, 6 किलोमीटर चली है। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब दाएं घूमी यानी कि राइट साइड गई, तो ये गई ऐसे, और इस बार कितना गई, 4 किलोमीटर गई, ठीक है। वह प्रस्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, प्रस्थान से यानी कि इससे यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। तो कितनी दूरी पर, पहले तो ये दूरी निकालनी है इनकी, दूरी जो हमेशा निकलेगी, जो ये लाइन होगी ये निकलेगी हमेशा, ठीक है। और किस दिशा में है, किस दिशा में ये बताना है, ठीक है। पहली बात तो देखिए, यहाँ पे इंसान है, इस डायरेक्शन को बताना है, तो किस डायरेक्शन में आई है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में आई है। तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कहाँ पे देख लीजिए एक बात, उत्तर पूर्व सिर्फ पहले वाले में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक होना है, ठीक है। लेकिन दूरी निकालनी है, मान लीजिए अगर सिर्फ दूरी पूछी होती तो कैसे निकालते, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व आगे करेंगे कैसे। तो हमने ये करना है, ये एक ट्रायंगल बनाना है हमने ऐसे करके, ये बनाना है एक ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाना है। अब इस ट्रायंगल में ये होगा 90 डिग्री का एंगल। देखिए ये तो है हमारा कितना, ये तो 4 है, ठीक है, और ये भी 4 है, तो ये भी 4 हो गया, ओके। ये था 6, मतलब ये हो गया 6। तो इन शॉर्ट जो हमारा ट्रायंगल बना है कुछ ऐसा बना, 6, 4 और 4 8। हमें बताना है ये डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। देखिए 6 और 8 लगा दीजिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि मान लीजिए अगर ये a है, तो जो a का स्क्वायर होगा वो होगा 6 के स्क्वायर के प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो a स्क्वायर निकला 36 प्लस 64 इक्वल टू आया 100। तो यानी कि a का स्क्वायर आया, तो a निकालना है, तो इसे लिखेंगे √100, मतलब कि आंसर आया 10। तो ऑप्शन ए ठीक है, 10 किलोमीटर और उत्तर और पूर्व में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए एक बार, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया, एक कोडिंग वाला क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। ACNE एक वर्ड लिखा है और उसके लिए एक कोड लिखा है 3 7 29 11, ठीक है। तो BOIL एक वर्ड होगा, तो उसके लिए कोड क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो देखिए ACNE, तो इसके लिए आया है 3 7 29 और 11, ठीक है। अब आई होप कि आपको पता होगा कि इनके जो लेटर्स के जो भी डिजिट्स प्लेस वैल्यू जो होती हैं वो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे ए आता है 1 प्लेस पर, सी आता है 3rd प्लेस पर, एन आता है 14th प्लेस पर और ई आता है 5th प्लेस पर। अब देखिए 1 से 3 बनाना है, 3 से 7 बनाना है, 14 से 29 बनाना है, तो इसे कैसे बनाया जाए, ध्यान से देखिए। देखिए अगर 5 की मल्टीप्लाई 2 से करें कितना आएगा 10, उसमें 1 जोड़ दें कितना आएगा 11। 14 की मल्टीप्लाई 2 से करें 28, उसमें 1 जोड़ेंगे 29 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, उसमें 1 जोड़ेंगे 7। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, 2 में 1 जोड़ेंगे आएगा 3। तो हमें मिल चुका है यहाँ पे पैटर्न, मतलब कि जो भी उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है, 1 जोड़ना है। तो हमारा है BOIL, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, तो बी आता है सेकंड प्लेस पर, ओ आता है किस पर 15 प्लेस पर आता है, आई 9 पर आता है, एल आता है 12 पर। तो 2 दूनी 4 और 1 जोड़ा 5। ठीक है, तो 5 का है, सब में 5 है, सब में ही 5 है सारे ऑप्शन में। 15 दूनी 30 और 1 31, फटाफट सारे ही कर लेते हैं। 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। तो ऑप्शन हमारा जो क्या बना आंसर, 5 31 19 और 25। तो 5 31 का है, यहाँ भी है 5 31 19 25। ऑप्शन मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हमें बताना है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। ठीक है, ये हमें बताना है कि एक श्रृंखला पूरी लिखी है यहाँ से यहाँ तक, इसमें एक नंबर गलत दे रखा है, तो हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। देखिए देखिए एक बार, 4 5 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 8 9 यहाँ दे रखा है, और 16 18 दे रखा है यहाँ पर। फिर यहाँ दे रखा है कौन सा, 32 33। ठीक है, तो कुछ पैटर्न समझ में आ तो रहा है कि भाई नंबर दिख रहे हैं लगातार वाले। ठीक है, 5 के बाद ये 10 दिख रहा है, तो 5 दूनी 10 होता है। 9 के बाद ये 18 दिख रहा है, तो 9 दूनी 18 होता है। 18 के बाद लेकिन यहाँ दिख रहा है 34, लेकिन यहाँ होना चाहिए था 36 फिलहाल। चलो देखते हैं आगे। 33 के बाद 66 दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ समझ में आई हमारे कि भाई लगातार नंबर और मल्टीप्लाई बाय 2, लगातार नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, जो लास्ट वाला नंबर आया 9 दूनी 18 हुआ। ठीक है, लगातार नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन लगातार नंबर तो है नहीं, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है। तो ध्यान से देखिए, हमें करेंगे क्या, यहाँ पर 18 को बनाएंगे 17। तो अपना आप से 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34, यानी कि 18 की जगह क्या आना चाहिए था, 17 आना चाहिए था। आगे देख लेते हैं, लगातार नंबर 32 33 और 33 दूनी 66। तो ठीक है, मिल गया हमारा सही आंसर। आंसर क्या है, 18। 18 की जगह क्या आएगा, 17। तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर से एक बार, ये आ गया है रेलगाड़ी वाला। ये सारे लोग ने तो ये क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, ये भी नहीं करना है। ये वाला कर सकते हैं क्या, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो सभी लोग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक सीरीज़ दे रखी है हमें, और पूछा है इसके परिसर का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो इसने डायरेक्टली सीरीज़ दी थी, एक इसने आपको वर्ग अंतराल दिया होता है, जैसे कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसा दिया होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में बताता हूँ कैसे करना है। पहले इसमें देख लीजिए, तो परिसर का मान पूछना है। तो परिसर में आपने ये करना है, सबसे छोटा नंबर पकड़ लीजिए, क्या है इसमें 25, और सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए 51। इनको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस, तो मिल जाएगा आपका आंसर 26। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्लस के बाद भी कुछ बारंबारता वगैरह दी होगी, परिसर अगर निकालना है तो इसमें भी इतना करना है, सबसे छोटा नंबर 5, सबसे बड़ा नंबर 30, तो इनको भी कर देना माइनस, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वो आरेख चुनना है जो कॉलेज के छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच संबंध दिखाता है। देखिए, ठीक है, तो देखिए पहले मैंने कहा कि भाई कॉलेज के छात्र हैं, तो ये मैंने बनाया कॉलेज के छात्र। ओके, तो ये हो गए मेरे कॉलेज के छात्र। अब गायक, तो कॉलेज के छात्रों में से कुछ गायक भी हो सकते हैं, तो ये हो गए लोग गायक। ठीक है, मतलब कि ये वाला पार्ट है, ये वो लोग हैं जो छात्र भी हैं, गायक भी हैं। ठीक है, अब नर्तक, यानी कि कुछ ऐसे छात्र होंगे, कुछ ऐसे छात्र भी तो हो सकते हैं जो गायक भी हों, नर्तक भी हों। तो छात्र भी होंगे, गायक भी होंगे, नर्तक भी होंगे, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला कहाँ मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है हमें सिर्फ किस में, ऑप्शन सी में। तो ये वाला इसका है सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ तक जो ये क्वेश्चन हमने किए पहले फर्स्ट को में, तो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो सभी लोग ने करने हैं, और आसानी से सभी लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर भी सकते हैं। आइए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने छोड़े हैं, किनके लिए, जो लोग मैथ्स वगैरह को अटैम्प्ट कर लेते हैं, उन लोगों के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं फटाफट से। एक ये क्वेश्चन था, एक ये था। ठीक है, चलो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति के पास 1600 रुपये थे, जिसका एक भाग उसने 4% तथा शेष जो है 4.5% ब्याज की दर पर दे दिया। पूरे धन पर उसे इतना प्राप्त हुआ, तो उसे
इतनी दर पर कितना धन लगाया था ये हमें बताना है, ठीक है। कुल मिला के उसके पास है 1600 रुपये, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं एक्स और वाई, कुल मिला करके उसने क्या करा, एक भाग एक्स निकाला, एक भाग वाई निकाल दिया, और कुल मिला के कितना है, ये है कुल मिला के 1600 रुपये, ठीक है। अब एक भाग उसने 4% पे दिया, यानी कि एक्स वाला मान लेते हैं 4% पे दिया, और शेष जो था यानी कि वाई वाला वो 4.5% ब्याज की दर पर दिया, और कितना पैसा प्राप्त हुआ, इतना। यानी कि जो एक्स का 4% प्लस वाई का 4.5% मिलाकर कितना बनेगा, 67 रुपये बनेगा। तो देखिए निकाल लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का 4% कैसे निकालेंगे, तो एक्स मल्टीप्लाई 4/100 प्लस वाई मल्टीप्लाई 4.5/100 इक्वल टू आया 67। अच्छा, अब 100 ले लेते हैं यहाँ से कॉमन और भेज देते हैं 67 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4x प्लस 4.5y इक्वल टू 6700, ठीक है। इसको कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 1600, एक इक्वेशन हमने जो बनाई है अभी वो क्या बनी, 4x प्लस 4.5y, 4x प्लस 4.5y इक्वल टू 6700, ठीक है। अब देख लीजिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से क्या निकालना है, इसमें निकालना यह है कि उसने 4% पे कितना धन लगाया था, यानी कि 4% पे उसने x लगाया था, तो x किलो निकालनी है, तो y वाले को इक्वल बनाना है, ठीक है। इस y की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है x की। तो देखिए क्या कीजिए, आप इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.5 से, तो ये हो जाएगा 4.5x प्लस 4.5y इक्वल टू, जब 1600 की, एक मिनट, 1600 की मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से तो आंसर बनेगा 16×5 की 0 से 8, 16 चौको 64 और 8 72, 20 पॉइंट, ये बनेगा 7200, ठीक है। इन्हें कर दो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये आपस में कट गए, तो ये आ जाएगा 0.5x, यहाँ बचेगा 500, ठीक है, इतना ही बचेगा ना, हाँ। तो x की वैल्यू आएगी 500/0.5, पॉइंट हटा के यहाँ बढ़ा लेंगे, 5 से डिवाइड देंगे, ये आएगा 1000, ठीक है। तो ऑप्शन है कोई 1000 वाला, तो हाँ ऑप्शन है डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो x रुपये यानी कि 4% पर जो पैसा लगाया था वो था 1000 रुपये, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे लंबा तरीका हो गया एक दो तरीके और हैं छोटे छोटे भी, मतलब इससे और छोटे, तो वैसे आप लोग अगर थोड़े बहुत करते होंगे तो आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस मायने ये रखता है कि आप कौन सा तरीका सही से समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष में 5% प्रतिवर्ष की दर से किसी धन का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दे रखा है 1.5 रुपये, ठीक है। तो ये धन कितना होगा देखिए अब जब भी 2 साल का अंतर पूछ लेगा साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना है। मान लीजिए p रुपये थे, ठीक है, 2 साल का अंतर निकालना है, तो r% इंटू r% कर दीजिए, बराबर में जो आएगा उनका जो अंतर आता है वो आता है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है उनका, ठीक है, ये आता है। अब p तो हमें पता नहीं इस क्वेश्चन में कि है कितना पैसा, ये पता है कि 5% पर है, तो ये होगा 5/100 मल्टीप्लाई 5/100। अब डिफरेंस कितना है 1.50, ठीक है, मतलब 1.5 ही हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो p निकालना है 1.5 मल्टीप्लाई, ये 200 थे हमने यहाँ भेज दिए मल्टीप्लाई में, और 2 5 थे हमने भेज दिए यहाँ डिवाइड में, ठीक है। तो 5 से देखिए पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ऐसा कर लीजिए। अब 5 5 जो 25 से कटा 4 टाइम, तो जाएगा 15 चौको 60, और 60 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आ जाएगा 600, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो क्वेश्चन कौन सा है, मतलब ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए 600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें बोला कि 2 बराबर 6 माही किस्तों में 2 बराबर 6 माही की किस्तें हैं, और कुल पैसा दे दिया हमने 7020 रुपये दे दिया, बराबर किस्तों में पैसा दिया और दिया 7020, ठीक है।
तो तत्काल धन कितना होगा, यानी कि पैसा कितना रहा होगा जिनकी दो बराबर, अगर हमने किस्तों में पैसा दिया और पैसा हमें 7,020 दे दिया, तो पैसा कितना होगा। और जो ब्याज है वो 8% वार्षिक दर का है। और बात हुई यहाँ पर 6 माही किस्त की, यानी कि जो पहली जो किस्त आएगी वो 6 महीने बाद आएगी और दूसरी किस्त 1 साल बाद जाएगी। ठीक है, तो जो पहली किस्त के लिए ब्याज लगेगा वो हो जाएगा 4%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ये जो 8% है वार्षिक वाला ब्याज है, और दूसरी किस्त पर जो ब्याज लगेगा जो 1 साल बाद जाएगी उसमें लगेगा 8% का। ठीक है, तो जो पहली किस्त पे 4% ब्याज लगा, देखिए करना कैसे आपने, 4% ब्याज लगा, मतलब कितना हो गया ये 4/100, मतलब हुआ ये 1/25, यानी कि 25 रुपये होंगे तो उसमें 1 रुपये खर्च, यानी कि 4 एकम 4, 4 से 25 पर कटा, 25 रुपये पर एक ब्याज मिलेगा, तो यानी कि 25 रुपये थे, एक ब्याज दे दिया होगा, तो कुल कितना पैसा दिया होगा, 26 रुपये दिए होंगे। ठीक है, अब देखिए 8% वाला, तो 8% क्या हो जाएगा, 8/100, इसे अगर हम थोड़ा रिड्यूस कर लें तो हो जाएगा 4 2 8 और 4 से 25, यानी कि 25 पे 2, यानी कि 25 होंगे तो इसमें मिलेगा 27 रुपये। लेकिन ये बोल रहा है कि जो बराबर किस्तें हैं, किस्तें कैसी हैं बराबर, तो यहाँ तो 26 हो रहा है, यहाँ 27 हो रहा है, तो किस्तें करनी पड़ेंगी पहले हमें बराबर, मतलब कि इस वाले पूरे की मल्टीप्लाई 27 से कर देंगे और इस पूरे की मल्टीप्लाई 26 से कर देंगे। ठीक है, अगले पेज में कर लेते हैं। देखिए, तो 25, 26, 25 से हो गया ये कितना, 27, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था 27 से हमने, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, मतलब इस पूरे की। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए 27 गुणा 26 कर लेते हैं, 27 गुणा 25 कर लेते हैं, 27 गुणा 26 क्या बनेगा, 26 का होता है 676, प्लस कर लेंगे इसमें एक और 26, तो ये हो जाएगा 6 6 12 की 2 हासिल 1, 7 2 9 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7, 702। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 27 की 25 से, तो ये कितना बनेगा, 25 का होता है 625, 625। ठीक है, आप सिंपल से मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, 27 की मल्टीप्लाई 25 से कर रहा है, तो 625, तो ये आएगा, और 25 तो नहीं 50, यानी कि 5 7 6, 675, तो ये आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद फिर 27 मल्टीप्लाई 26, तो ये आएगा 702, और 26 मल्टीप्लाई 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का हो जाएगा 625, और 25 एकम 25। ठीक है, 625 और 25 यानी कि 650। ठीक है, 650 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो मतलब देखिए कुल मिलाकर के पैसा कितना चला गया, तो 2 4 0 और 7 और 7 14, इतना टोटल पैसा चला गया। ठीक है, और ठीक है, या फिर इसको देखिए, एक काम कीजिए, इसको आप लिखिए 2 मल्टीप्लाई 702, क्यों लिखा है ऐसा अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। ठीक है, और ये कितना पैसा हो गया टोटल, ये हो गया 5 7 5 12 की 2 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 1325। मतलब ये है कि अगर 1325 रुपये थे तो 2 साल बाद बराबर 6 माही के बाद हमने पैसे देते होंगे इतने, 2 गुणा 702। लेकिन एक्चुअल में पैसा दिया कितना है, पैसा तो दिया है 7,020, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो है कितनी, 7,020। ठीक है, मतलब 2 गुणा 702 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7,020 है। तो पहले यहाँ से एक की निकालने अगर वैल्यू, तो ये आएगा 7,020 बट्टे बट्टे कितना, बट्टे 2 गुणा 702, यह एक की वैल्यू आई। अब निकालनी है हमें वैल्यू कितनी की थी, पैसा दिया कितना, 1325 का पैसा था। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो निकालना है 1325 की वैल्यू, तो 1325 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब 702 से आराम से कट गया, इसे लिखा था कि मल्टीप्लाई मत कीजिए, तो 1 0 आ गया। ठीक है, दूसरे से काटा आया 5, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, तो ये आएगा 25 की 5 2 2, और कितना आएगा ये 6 6 6 2 5, शायद ये आ रहा है, तो 6 6 2 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है हमारा सी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है वाला रेलगाड़ी वाला। ठीक है, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बस, कि भाई जो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, या फिर समय बराबर याद कर लीजिए, टाइम बराबर, टाइम इक्वल टू समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये याद रख लीजिए, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब देखिए 180 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, समान लंबाई के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पर चल रही वो भी कितना है, वो भी 180 मीटर का ही है, उसको 18 सेकंड में पार करती है, तो चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ भेज दो, टाइम यहाँ भेज दो। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर होगी, देखो 180 मीटर तो अपनी डिस्टेंस कवर करेगी, और जो प्लेटफॉर्म जितना लंबा प्लेटफॉर्म, देखिए ये रेलगाड़ी है अगर,
तो ये अगर 180 मीटर की है तो एक तो ये जितनी खुद है उतनी डिस्टेंस कवर करेगी, और जितना लंबा ये प्लेटफॉर्म उतना, तो प्लेटफॉर्म भी 180 मीटर का ही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म भी यहाँ से आता कितना 180 मीटर का ही है। मतलब कि ये रेलगाड़ी कितना चलेगी 180, अपना 180 प्लेटफॉर्म का, यानी कि चल गई ये 2 × 180, ये आ गई इसकी टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना लिया इसने, टाइम लिया 18 सेकंड का, तो यहाँ लिख दिया 18। 18 से डिवाइड देंगे 10 आएगा, और 10 दूनी हो जाएगा 20, तो आएगा 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए होते हैं, ये टेस्ट होता है आपकी कॉन्फिडेंस का, यानी कि आप अपने आंसर से कितना आप कॉन्फिडेंस रखते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अपने आंसर पर। 20 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है, आपको लगेगा आपने गलत तो नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर इन्होंने इसीलिए दिया है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन इनमें से कोई है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि है 20 मीटर पर सेकंड इसका सही जवाब। अगला देखिए नाव वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़े से यहाँ पे लेंथी हो जाते हैं, लेकिन इसको करना आपको बिल्कुल बेसिक से ही है। कैसे, नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लगती है। ठीक है, पहले उसने देखिए कितना किया 30 किलोमीटर, और यहाँ कितना लिया 44 किलोमीटर। ठीक है, धारा की दिशा में, और यहाँ पे समय कितना लिया टोटल 10 घंटे का टोटल समय ले लिया यहाँ पे। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो चाल कैसे निकालेंगे, देखिए हमने कहा भाई 30। ठीक है, अब देखिए धारा की दिशा में हमने चाल मान ली, जो कंबाइंड होती है। वैसे तो देखो v होती है नाव की चाल हमने मानते हैं, और u मानते हैं हम किसकी चाल, धारा की चाल। तो दिशा में हो जाएगी v + u, और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है धारा से, हो जाती है v - u। ठीक है, लेकिन इसको कंबाइंडली मान लेते हैं, इसको कंबाइंडली मान लेते हैं वहाँ पर y। ठीक है, तो 30 किलोमीटर चल रही है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। चाल मान लिया हमने x, सॉरी x नहीं, यहाँ पर y मानेंगे, क्योंकि यह है धारा की विपरीत दिशा में, यह है धारा की विपरीत दिशा में, y मान लिया, प्लस धारा की दिशा में जो कही 44 बट्टे यहाँ पे चाल कितनी होगी x, बराबर समय कुल मिला के कितना लिया 10 घंटे का, तो यहाँ लिख लिया हमने 10। ओके, अब देखिए आगे, अब धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत गई 40, तो यहाँ लिखा 40 अपॉन, और धारा की दिशा में गई 55। ठीक है, विपरीत की थी तो यहाँ पे लिखेंगे y, और धारा की दिशा में गई 55, तो यहाँ लिखा हमने कितना, यहाँ लिख दिया हमने 13। ठीक है, सॉरी 13 नहीं, यहाँ लिखा x, क्योंकि यहाँ पे स्पीड रही होगी x, और टोटल टाइम लिया यहाँ पे 13 घंटे का, तो यहाँ लिख दिया हमने 13। तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं कुछ, देखिए आप मान लीजिए कि 1/x बराबर a मान लो, और 1/y बराबर मान लो b। ठीक है, तो 1/y को माना कितना हमने, x माना है ना, सॉरी 1/y को b माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा b। ठीक है, या फिर 1 मिनट रुक जाइए, इसे b मान लो, थोड़ा दिखने में अच्छा हो जाएगा, इसे a मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 1/y को हमने a माना है, तो 1/y यहाँ पे y है ना, 1/y यानी कि 30 a हो जाएगा ये। ठीक है, नए पेज में लिख सकते हैं इसे 30 a। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/x यानी कि 44 b। ठीक है, ये हो जाएगा 44 b बराबर कितना है 10। नेक्स्ट ये हो जाएगा 40 a + 55 b, 40 a + 55 b बराबर हो जाएगा ये कितना 13। ठीक है, अब आपने करना है इसको सॉल्व और निकालना है यहाँ से अपना आंसर। ठीक है, तो देखिए देखो इसको सॉल्व करने के हमारे पास तरीके हैं। ये बन गई सिंपल सी इक्वेशन। भाई अब आप लोग देखिए, वीडियो हो रहा थोड़ा लंबा, तो इस वीडियो को यहीं पे हम रोकेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सॉल्व करने आए इस क्वेश्चन को तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल से आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मान लीजिए ए की एक वैल्यू आ गई और बी की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर ए की जो वैल्यू थी वो हमारी थी कितनी 1/x थी, 1/x, और बी की वैल्यू थी 1/y। ठीक है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएंगी, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है,
एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आपने एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ रखना है वी प्लस यू वी माइनस यू में, ठीक है। फिर इक्वेशन सॉल्व करके आप वी और यू निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है ये क्वेश्चन ना यहाँ पर मैं थोड़ा गड़बड़ कर दी है बहुत ज़्यादा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमने अपना ली है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो भी लंबा हो गया। एक बार आप इस तरीके से कीजिए, नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगी प्रैक्टिस नंबर 5 में मैं लेकर आऊँगा इसका एक शॉर्टेस्ट तरीका, सोचूंगा कुछ शॉर्टेस्ट तरीका जिस तरीके से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। होने को शॉर्टेस्ट तरीका है, लेकिन वो ऐसा तरीका भी होना चाहिए जो सबके समझ में आ जाए। तो ये वाला तरीका अगर कोई कर पा रहा है तो करके देख लो एक बार, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, वरना अगले वाले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे भाई इसका एक शॉर्ट तरीका मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा जो जिससे ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो जल्दी से जल्द हो जाए, ठीक है। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन बच रहा है? तो कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा है। तो ये थे भाई हमारे कुछ 25 क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें जो बताया गया सॉल्यूशन है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है कोई भी क्वेश्चन में, कोई हमसे मिस्टेक हो गई है, तो आप हमें भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ और भी कुछ नए वीडियोज़ के साथ अपने इस चैनल पर। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।